हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर चल रहा है इवोल्यूशन, उसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ, ह्यूमन जो है वो किसी एक अदर ऑर्गेनिज्म से बने हैं, मतलब एक चिंपैंजी से बने हैं या बंदर से बने हैं या किसी अदर ऑर्गेनिज्म से बने। लेकिन ये हमें पता कैसे चला? ये सब हमने कहाँ से देखा? क्या हम पुराने जमाने में गए थे ये देखने के लिए कि ह्यूमन जो है वो किस तरह से इवॉल्व हो रहा है? बिल्कुल नहीं, वहां तो नहीं गए थे, तो हमें कैसे पता चला? आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। आज हम यही देखने वाले हैं कि हमें कैसे पता चला कि हम जो है वो चिंपैंजी से या किसी बंदर की प्रजाति से आए हैं, या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके एंसेस्टर्स जो है वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म ही है। कोई भगवान ने डायरेक्ट उनको नहीं भेजा है, और ना ही कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था जो कि ऑटोमेटिक हो गया और अपने आप ही एकदम से एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सो जो ये इवोल्यूशन हुआ है, ये सब के बारे में हमें कैसे पता चला? तो आपको नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे पता चला। फॉसिल्स के थ्रू पता चला। अब एग्जैक्टली फॉसिल्स होते क्या है? तो फॉसिल्स को देखो, क्या इनमें से कौन सा आपको फॉसिल नजर आ रहा है? अभी ये फॉसिल है क्या? ये भी तो फ्लैट हो रहा है, ये भी तो दबा हुआ है ना किसी चीज से, ये दबा हुआ है ना किसी से। क्या ये फॉसिल है क्या? बिल्कुल नहीं, ये फॉसिल नहीं है। बट ये फॉसिल है। ये फॉसिल्स होते हैं जो स्ट्रक्चर होता है कि सपोज किसी पत्थर के ऊपर, अगर सपोज हमने खुदाई की कहीं पे और हमें कोई पत्थर ऐसा मिला जिसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, और उस स्ट्रक्चर को देख के हमें लगा कि अच्छा, ये तो किसी फिश का स्ट्रक्चर है, मतलब पहले भी फिश होती थी। अच्छा, ये किसी डायनासोर का स्ट्रक्चर है, तो हमें पता चला कि अच्छा, डायनासोर्स नाम की भी कोई चीज होती है जो इतने बड़े दिखते थे, इतने जायंट होते थे, और वो इस तरह से, मतलब इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता था। बट जो कार्टून्स में हम देख लेते हैं ना कि दब गए थे एकदम से और फ्लैट हो गए और वो चलने लगे और फिर से एकदम बड़े हो गए, तो ये जो फ्लैटन स्ट्रक्चर है ना, ये फ्लैट स्ट्रक्चर जो है हमारा फॉसिल नहीं हो सकता। बट जो हमारे फॉसिल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो वहीं जमीन के अंदर दबने से ही मिलते हैं। अब जमीन के अंदर दबने से कैसा स्ट्रक्चर मिलता है हमें? तो हमें मिलता है इस तरह का स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये एक फॉसिल है। और ये किसका फॉसिल है? ये है डायनासोर का फॉसिल। मतलब कोई पत्थर ऐसा था, खुदाई करते 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 कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा सा पत्थर मिल जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि एकदम खुदाई करते करते हमें अचानक से कोई इस तरह का स्ट्रक्चर मिला जिसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर दूसरा जो है बना हुआ था। अब वो बना हुआ स्ट्रक्चर क्या है? तो वो है फॉसिल। और ये जो फॉसिल है दबने से मिलता है, जमीन के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के दब जाने से मिलता है। तो इस तरह के दबने से फॉसिल नहीं मिलते हैं। तो हम कार्टून कैरेक्टर को याद करो कि जो टॉम एंड जेरी के अंदर जब कुछ उसके ऊपर स्ट्रक्चर मारा जाता है या उसके ऊपर कोई चीज आके गिर जाती है, तो वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर वो इस तरह से नहीं होता, फॉसिल इस तरह से नहीं बनते। इसको देख के ये नहीं बोलना है कि मैम ये भी तो दब रहा था इसलिए ये फॉसिल बन गया। ये फॉसिल नहीं बना है। ये फॉसिल क्यों नहीं बना? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका। बट हम जब फॉसिल की बात करेंगे तो क्या होगा? कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई बड़ा सा एक पत्थर जिसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म था, वो दब तो गया था। वो दब जाने से क्या हुआ? उसके मार्क्स बन गए, उसका रिप्रेजेंटेशन बन गया उसके ऊपर, या हमें कुछ बोन्स उसके ऊपर बनी हुई मिल गई, तो वो क्या है? वो हमारा क्या होता है? वो फॉसिल होता है। इसको कंपेयर कर सकते हैं ना हम इसको, तो कि भाई ये हमारा फॉसिल नहीं है। बट हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें किसी पत्थर पे मिला, मतलब वो फॉसिल है। इस तरह का स्ट्रक्चर अगर किसी पत्थर के ऊपर मिलेगा तो आप देखते ही बता देंगे कि हाँ, पहले इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म होता होगा, इस तरह का कोई डायनासोर था, इसीलिए तो ये जो स्ट्रक्चर है ये पत्थर के ऊपर छप गया। ये छपा क्यों? बिकॉज ये क्या बन गया? ये फॉसिल बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर जो दबने से जो टॉम इस तरह से हो गया है, तो ये फॉसिल नहीं है आपका। तो इसको अच्छे से याद रखना। चलिए, एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी। एविडेंसेस किसके लिए? तो हमें ये पता चलाने के लिए कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, हम कौन से ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। तो उसके लिए कुछ हमें एविडेंसेस भी तो चाहिए थे ना। जैसे हमने होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़ा था, होमोलोगस ऑर्गन्स पढ़े थे, एनालोगस ऑर्गन्स पढ़े थे, और भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़े कि हाँ, हम इस ऑर्गेनिज्म से हम बने हैं। और कुछ कुछ चीजें देखो, ऑर्गन्स में सिमिलैरिटीज है, फंक्शंस में सिमिलैरिटीज है। कुछ ऑर्गन ऐसे जो पहले प्रेजेंट थे अभी वेस्ट है, बट हमारे अंदर अभी भी प्रेजेंट तो है। तो वैसे ही एक एविडेंस और था, कौन सा था? पैलेंटोलॉजी ने दिया था। अब पैलेंटोलॉजी क्या है भाई? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं पैलेंटोलॉजी क्या है। तो पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मतलब अगर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे हैं। बट वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट पैलेंटोलॉजी, बट स्टिल हम फॉसिल के बारे में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इवोल्यूशन हमें किससे पता चलेगा? फॉसिल से पता चल सकता है ना हमें। जो खुदाई करते हैं ना जो लोग, और वो बिल्कुल कुछ इस तरह से देखो, कोई स्ट्रक्चर निकालते हैं, कई बार होता है कोई नक्शा मिलता है उनको, कई बार होता है कि कुछ अदर चीजें मिल गई, तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा, पहले ये था, उससे फिर ये बना होगा, फिर ये हुआ होगा, और ये इतने साल पुराना है, ये इस टाइम पीरियड का है, ये उस टाइम पीरियड का है। तो ये सारी चीजें कौन करता है? ये जो जिन्होंने पैलेंटोलॉजी पढ़ी है, जो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल, दैट इज ओके, बट व्हाट इज फॉसिल? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फॉसिल? क्या होता है फॉसिल?
Fossils are the preserved remains of plants and animals whose bodies were buried in sediments such as sand and mud under ancient seas, lakes and rivers. रिवर्स के नीचे, लेक्स के नीचे कई बार होता है कि मिट्टी इतनी ज्यादा, अब समुद्र के नीचे देखा होगा तो बहुत सारी मिट्टी जाती रहती है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो मर जाते हैं वो इसके अंदर है ऑलरेडी, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगी मिट्टी, उसके ऊपर फिर क्या होगा, फिर जो ऑर्गेनिज्म मरेंगे वो उसके ऊपर आ जाएंगे, फिर इस तरह से क्या होगा, लेयर्स बन जाएगी। तो ये लेयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कुछ प्रिजर्व रिमेन्स रह जाएंगे प्लांट और एनिमल्स के। सपोज कोई एनिमल मर गया, जब वो नीचे दब रहा है, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा खत्म एक सेकेंड में हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, उसका जो फ्लैश है, उसका जो मास है, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और वो खत्म हो जाएगा। एक टाइम के बाद वो तो खत्म हो गया, लेकिन जो हमारी बोन्स थी वो खत्म नहीं हुई है। अभी हमारी बोन्स खत्म नहीं हुई है। तो बोन्स क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि वो स्ट्रांग है और वो एक बहुत लॉन्ग पीरियड है बोन्स को खत्म करने का, कि बोन्स बिल्कुल गायब हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा लॉन्ग पीरियड है। अभी तक तो डायनासोर्स की बोन्स भी जो है वो गायब नहीं हुई है, वो भी हमें खुदाई में कई बार मिलती है, पूरा का पूरा स्केलेटन मिल जाता है कई बार। तो ये सारी चीजें क्या है, ये फॉसिल्स में आती है। अब जो बोन्स थी, सपोज किसी पत्थर पे कहीं पे दबी हुई रह गई, कहीं किसी स्ट्रक्चर पे, कहीं मिट्टी के अंदर कहीं दबी हुई रह गई, और जहां वो दबी हुई रहेगी उसका एक मार्क बन जाएगा वहां पे कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर था, तो वो क्या होता है, वो फॉसिल होता है। और उस फॉसिल को देख के हम ये बता सकते हैं कि अच्छा इतने टाइम पहले जो था ये एनिमल प्रेजेंट था, ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था। अगर उसमें हमारे में कुछ सिमिलैरिटी है, मतलब फिर हम रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हो सकता है कि हम इससे ओरिजिनेट हुए हैं। बट हुए हैं या नहीं हुए हैं वो तो हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। बट जो एविडेंसेस होते हैं जिस चीज, क्योंकि साइंस के अंदर हर चीज जो होती है प्रूफ मांगती है, एक्सपेरिमेंट करो, प्रूफ दो कि हाँ ये हो चुका है, ये एक्चुअल में सही है, उसके बाद ही उस चीज को माना जाता है, उसके बाद ही उस थ्योरी को लिया जाता है। तो फॉसिल्स भी क्या है, एविडेंस है। किसके लिए? इवोल्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर ये बताने के लिए कि जो हम है या अदर जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन से ऑर्गेनिज्म से ओरिजिनेट हुए हैं। तो हम बहुत सारी चीजें उसके अंदर स्टडी करते हैं, बट उसमें से एक कौन सा है, हमारा फॉसिल है। फॉसिल को देख के बताया जा सकता है कि भाई हम कौन सी ऑर्गेनिज्म से हम ओरिजिनेट हुए हैं। चलिए, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉसिल। ये एक फॉसिल बोल सकते हैं हम उसको, कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है किसी पत्थर पे अगर बना हुआ मिलेगा तो मतलब वो क्या है, वो फॉसिल है। ठीक है, ये जो चीजें होती है इसी की वजह से हम बता सकते हैं कि हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे। सो एक स्टोरी ले लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर स्टोरी दी हुई है और बहुत हाईलाइट करके दी हुई है, बहुत एक अलग से एक अच्छा सा बॉक्स बना के उसके अंदर दी हुई है। चलिए, लेट अस स्टार्ट। 100 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, 100 मिलियन ईयर के पहले क्या हुआ था? तो कुछ जो थे इनवर्टब्रेट्स थे। 100 मिलियन ईयर्स पहले कौन थे? इनवर्टब्रेट्स थे। अब ये इनवर्टब्रेट्स और वर्टब्रेट्स क्या होते हैं? तो इनवर्टब्रेट्स का मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है। और वर्टब्रेट्स का मतलब क्या हुआ? जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भाई कुछ जो है इनवर्टब्रेट्स थे पहले, बिकॉज जब हमने पढ़ा कि स्टार्टिंग में कौन आया था, बैक्टीरिया आया था, और उसके बाद धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता गया, टिश्यूज बने, ऑर्गन्स बने, उस तरह से ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए, तो उनके अंदर जो था वर्टेब्रल कॉलम उस टाइम तक प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद वो बनना शुरू हुआ था जो इनवर्टब्रेट्स थे। ऑन द सी बेड, सी बेड के नीचे, सी समुद्र जो होता है उसके नीचे की तरफ अगर डीप में जाएंगे तो वहां हमें इनवर्टब्रेट्स मिलेंगे। वो डाई हो गए थे, वो मर गए थे पहले, एंड बरीड इन द सैंड, और उनको क्या हुआ, मिट्टी के अंदर वो बरी हो गए। अब मिट्टी के अंदर बरी कैसे हुए? सपोज क्या हुआ क्या कि भाई समुद्र था पहले, अब समुद्र के अंदर क्या हुआ, कुछ एनिमल्स थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इनवर्टब्रेट्स थे। भाई समुद्र के अंदर अगर यहाँ पे ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि इनवर्टब्रेट्स है, क्या होगा, जब एक टाइम के बाद वो मर जाएंगे तो मरने के बाद वो सारे यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जब वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। क्यों आ जाएगी भाई? रिवर जब आती है तो अपने साथ में सॉइल को भी तो लेके आती है। जितना भी पानी आ रहा है वो सारा क्या कर रहा है, अपने साथ में सॉइल को लेके आता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, मिट्टी हो जाएगी। मतलब ये हमारा सपोज है समुद्र का जो तल है, सी का जो पूरा बॉटम है वो ये है भाई, ये सी बॉटम है। इसको मानते हैं हम कि ये क्या है, ये है सी बॉटम। इस सी बॉटम पे क्या हुआ, इस सी बॉटम पे क्या होगा कि जो इनवर्टब्रेट्स थे वो इनवर्टब्रेट्स यहाँ पे हो गए, इनवर्टब्रेट जो थे वो मर के यहाँ हो गए। भाई यहाँ इनवर्टब्रेट्स है जो बिछ गए, पूरे यहाँ पे हो गए। जो सी का बेड है ना वहां पर अभी मरे हुए रखे हैं वो। उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मिट्टी आएगी। कौन लेके आएगा मिट्टी? भाई जो पानी आ रहा है समुद्र के अंदर रिवर में से, वही तो लेके आ रही है, वो बहुत सारी मिट्टी लेके आएगी। तो यहाँ पर किसकी लेयर बन जाएगी, तो सॉइल लेयर बन गई ये वाली। तो ये सॉइल लेयर क्या कर रही है, ये सॉइल लेयर उसको दबा देगी। मतलब ये सॉइल लेयर क्या करेगी, उन इनवर्टब्रेट्स को दबा देगी। तो ये देखो यहाँ पर क्या था, ये सी बेड था, ये सारे इनवर्टब्रेट्स है जो मर चुके हैं और जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन सॉइल की एक लेयर आ जाएगी। तो लॉन्ग ईयर्स अगो, मतलब 100 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत टाइम पहले, 100 मिलियन ईयर्स अगो
क्या हुआ कि कुछ इनवर्टेब्रेट्स थे वो सी बेड के अंदर मर गए थे और वो सॉइल के नीचे दब गए. मोर सैंड अक्यूमुलेट्स एंड सैंडस्टोन्स फॉर्म्स अंडर प्रेशर. क्या हुआ, जितनी ज्यादा सॉइल आती गई, जितनी ज्यादा सैंड आती गई वहां पर, तो वो धीरे 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 इनवर्टेब्रेट्स दबते गए और जितना ज्यादा दबे उनसे प्रेशर लगा और प्रेशर लगने से क्या हुआ, वो जो सैंड थी वो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो गई. सैंड जो थी वो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो गई. पढ़ा है ना हमने, ये भी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, ज्योग्राफी के अंदर आपने ये चीज पढ़ी होगी कि क्या होता है, अर्थ की लेयर्स होती है, उसके अंदर और मिट्टी मिट्टी जो आती रहती है, तो धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या होता है, पहले ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो सॉइल है, उसके बाद सैंड्स है, फिर सैंडस्टोन है और बहुत सारी चीजें हैं. आई डोंट नो क्या क्या है, बट आपको पता होगा क्योंकि आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो भी. चलिए, तो जितनी ज्यादा सैंड उसके ऊपर आएगी तो क्या होगा, सैंडस्टोन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. सैंडस्टोन क्यों बनेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेशर. भाई अर्थ के नीचे क्या है, प्रेशर ज्यादा है ना, प्रेशर ज्यादा है, तो जितना ज्यादा प्रेशर होगा उससे क्या होगा, सैंडस्टोन बनने लग जाएंगे. अब मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, अब मिलियंस ऑफ ईयर्स के लेटर के बाद में क्या हुआ भाई, 100 ईयर्स अगो तो चलो ये हो गया. 100 ईयर्स के बाद क्या हुआ, तो 100 ईयर्स के बाद जब 100 ईयर्स से पहले, सॉरी 100, आपको पता है क्या है बोल रहे हैं हम. चलिए 100 ईयर्स के पहले क्या हुआ, 100 ईयर्स के पहले ना यहाँ पर इनवर्टेब्रेट्स जो थे वो मर गए. फिर धीरे धीरे उसके ऊपर क्या आए, सैंड आई, उससे बना सैंडस्टोन. अब क्या हुआ, कुछ सालों के बाद में, 100 मिलियन ईयर्स पहले तो चलो इनवर्टेब्रेट्स का हुआ, उसके बाद कुछ सालों के बाद क्या हुआ, डायनासोर्स आने लग गए वहां पे. डायनासोर्स लिविंग इन द एरिया, जो वहां पे डायनासोर्स रह रहे थे वो क्या हुआ, धीरे 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 वो मरने लग गए. अब जब वो मरे तो देयर बॉडीज टू बरीड इन द मड, उनकी बॉडीज भी क्या हुआ, वहां पे मड के अंदर चली गई, वहीं पे रह गई, क्योंकि उनको अंतिम संस्कार तो किसी ने किया नहीं होगा, उस टाइम पे हम प्रेजेंट नहीं थे. तो क्या हुआ, पहले इनवर्टेब्रेट्स आए, फिर सॉइल की लेयर आई जो सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो गई और उसके ऊपर क्या हुए, उसके ऊपर डायनासोर्स मरने लग गए. तो डायनासोर्स जब मरे तो वो भी उस मिट्टी के अंदर दब गए, धीरे धीरे उसके ऊपर भी सैंड आ गए, वो भी नीचे दब गए. This mud is also compressed into rock above the rock containing the earlier invertebrate fossils. हुआ क्या कि इसके अंदर देखो, यहाँ पर क्या है, पहले इनवर्टेब्रेट्स थे, इनवर्टेब्रेट से ऊपर क्या हुआ भैया, यहाँ पे से सैंड आने लग गई. जब सैंड आई तो सैंड के ऊपर क्या हुआ, जो डायनासोर्स मर रहे थे वो डायनासोर्स सैंड के ऊपर यहाँ आ गए, भाई यहाँ मर के वो वहीं रह गए. अब उसके ऊपर फिर से सैंड आ गई, तो क्या हुआ, वो स्टोन में कन्वर्ट होते चले गए, वो रॉक में कन्वर्ट होती चली गई, जो सैंड थी वो रॉक में कन्वर्ट होती चली गई, लेकिन एक लेयर बन गई. फर्स्ट लेयर किसकी है, इनवर्टेब्रेट्स की है. फर्स्ट लेयर किसकी है, इनवर्टेब्रेट्स की है. द सेकंड लेयर इज ऑफ डायनासोर्स. भाई सेकंड लेयर किसकी हुई, डायनासोर की हुई. सी इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, यही आपके एनसीईआरटी में भी है और आपको लर्न भी करना है इस पिक्चर को. एक्चुअली फॉसम हुआ क्या, देखो यहाँ पर क्या है, इनवर्टेब्रेट्स है, यहाँ पर इनवर्टेब्रेट्स मरे, उसके ऊपर सैंड की लेयर आई जो रॉक में कन्वर्ट हो रही है, जो रॉक में कन्वर्ट हो रही है सैंडस्टोन में कन्वर्ट हो रही है. उसके बाद देखो यहाँ डायनासोर्स के फॉसिल आ गए, डायनासोर्स दबते चले गए, उनका फ्लैश तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा है, फ्लैश खत्म हो जाएगा बट बोन्स खत्म नहीं होगी, और धीरे धीरे क्या होगा, वो फॉसिल फॉर्म में आने लग जाएंगे, वो फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे, उनके फॉसिल्स बनने लग जाएंगे. उसके ऊपर फिर मिट्टी आ गई, सैंड आ गई फिर से, तो क्या बनेगी, रॉक बनेगी. अब ये तो समझ में आ गया कि चलो ठीक है इतना हो गया. अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कौन आया, तो अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में क्या हुआ, फिर से द बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक क्रिएचर्स dying in the area are fossilized in rock above these earlier rock. अब जो देखो डायनासोर्स के बाद कौन है, हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आए. हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो थे वो भी क्या हुआ, इसके ऊपर जब मरेंगे तो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर आएंगे. तो डेफिनेट सी बात है, जब हम लेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक लेयर अगर हो चुकी है, सेकंड लेयर होगी तो थर्ड लेयर तो उसके ऊपर ही होने वाली है. अब वो थर्ड लेयर किसकी होगी, वो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स की होगी. जिस हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ एक बार देखो इस पिक्चर के अंदर क्या है, इस पिक्चर के अंदर देखो क्या हुआ. सबसे पहले तो क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या है, ओनली इनवर्टेब्रेट्स है, इनवर्टेब्रेट जो है अभी जिंदा है. उसके बाद क्या होगा, इनवर्टेब्रेट जो है वो नीचे जमीन में मरने के बाद में दब जाएंगे मिट्टी के नीचे, सैंड के नीचे, तो यहाँ उसके अंदर वो दब गए. अब दबने के बाद कौन आया, उसके बाद आए डायनासोर्स. डायनासोर्स भी मरते हुए चले गए और वो जब इसके मर मर के उसी के ऊपर रह गए और उसके ऊपर क्या हुआ, सैंड आती चली गई, तो वो तो सैंड तो बन गई, रॉक में कन्वर्ट हो गई. और जो डायनासोर्स थे वो फॉसिलाइज्ड होने लग गए, वो फॉसिल में कन्वर्ट होने लग गए, क्योंकि उनका जो फ्लैश था वो तो खत्म हो रहा था बट जो बोन्स थी वो खत्म नहीं हो रही थी. और जो रॉक बन रही थी, सैंड की वजह से जो रॉक बन रही थी, उस रॉक के ऊपर कंटिन्यूअस अगर रॉक के बीच में किसी चीज को दबा के रखोगे तो एक टाइम के अंदर उसके ऊपर क्या होगा, वो स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. तो वही स्ट्रक्चर तो फॉसिल है, तो वो स्ट्रक्चर या डायनासोर्स का भी बना. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में कौन आया, उसके बाद आए हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर. अब ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर भी जब मरना शुरू हुए तो ये भी क्या होगा, नेक्स्ट लेयर बनाएंगे, थर्ड लेयर. फर्स्ट लेयर वाज ऑफ इनवर्टेब्रेट्स,
सेकेंड लेयर किसकी है? तो डायनासोर की है। थर्ड लेयर किसकी है? हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर की है। तो ये जो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है ये भी क्या होगा, एक टाइम के बाद जब मर जाएगा तो ये फिर इसके ऊपर एक नई लेयर बना देगा और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगी मिट्टी और फिर से क्या हो जाएगा, वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सैंड आ गई, स्टॉक्स बनी, रॉक की वजह से वो फॉसिलाइज्ड हो गए और फॉसिलाइज्ड होने के बाद में हम जब खुदाई करते हैं तो हमें वो फॉसिल्स मिलते हैं। चलिए, much later by erosion or water flow wears away some of the rock and express the horse like fossils. As we dig deeper we will find older and older fossils. अब क्या हुआ, जब मिट्टी के ऊपर उसके नीचे जब हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए तो फिर से एक थर्ड लेयर बनी। जब हम उसकी खुदाई करेंगे, जब हम उसको खोदेंगे और फॉसिल्स को ढूंढेंगे तो क्या मिलेगा हमें? फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? तो सबसे पहले हमें मिलेगी वो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर वाला जो फॉसिल था वो मिलेगा। दैट मीन्स कि वो हमसे पुराना तो है लेकिन उससे पहले भी कोई और था, क्योंकि आपने खोदा, आपको ये क्या मिला? हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉसिल मिला। फिर आपने और खोदा, फिर आपको क्या मिला? डायनासोर का फॉसिल मिला। फिर आपने और खोदा तो आपको इनवर्टेब्रेट्स की फॉसिल मिले। तो आपको क्या पता चला इससे कि जो हॉर्स है वो थोड़ा सा नया है, वो हमारे लिए थोड़ा सा नया है एज कंपेयर टू द डायनासोर्स। तो डायनासोर्स थोड़े ज्यादा पुराने हैं और जो इनवर्टेब्रेट्स है वो ज्यादा पुराने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले कौन आया? पहले आए इनवर्टेब्रेट जिनके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं थी, उसके बाद आए डायनासोर्स, उसके बाद आए ये हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर। तो वैसे ही जब खुदाई करोगे, कंटिन्यू करोगे तो ऑब्वियस सी बात है पहले वही मिलेगा जो लास्ट में आया है। जो सबसे लास्ट में आया ना वो पहले मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप सपोज कोई ये कॉइन्स है, अगर आप उन कॉइन्स का ये स्टेक बना देते हो, अब आपने ये कॉइन्स थे ये स्टेक बना दिया, भाई कॉइन्स के ऊपर कॉइन रखा, कॉइन के ऊपर कॉइन रख दिया, आपने बहुत सारे कॉइन्स रखे, तो जब मैं उसमें से ऊपर से उठाऊंगी तो मुझे कौन सा कॉइन सबसे पहले मिलेगा? जो मैंने लास्ट में रखा। भाई ये मेरा फर्स्ट वाला कॉइन था, तो बट मैंने जो लास्ट में रखा वो कॉइन मुझे सबसे पहले यहाँ से हटाना पड़ेगा। द सेम थिंग इज हियर कि जो आप जब खुदाई करेंगे तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा? सबसे पहले मिलेंगे वो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे उनका फॉसिल मिलेगा। उसके बाद कौन मिलेगा? उसके बाद मिलेंगे डायनासोर के फॉसिल, उसके बाद मिलेंगे हमें इनवर्टेब्रेट्स के फॉसिल्स। तो हमें क्या पता चला कि जो इनवर्टेब्रेट्स के फॉसिल थे वो सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने मतलब सबसे पहले वही आए हैं, उसके बाद आए हैं डायनासोर और उसके बाद आए हैं हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर, और उसके बाद तो आगे हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं कि बहुत सारी चीजें। सो आई होप कि फॉसिल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इसकी एज कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई कैसे पता चलेगा कि ये जो फॉसिल है ये कितना पुराना है, ये कितने साल पुराना है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? चलिए, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है इसके लिए। देयर आर 3 स्पेशल मेथड्स। फर्स्ट वन इज रिलेटिव मेथड। भाई रिलेटिव मेथड तो हमें पता है, जैसे कि हम अभी बोल रहे थे कि जब आप कंटिन्यू खुदाई करोगे, डिग करोगे तो फॉसिल सबसे पहले कौन सा मिलेगा? जो सबसे ज्यादा नया है हमारे लिए। अगर सपोज हमने बोला कि जो हमें सबसे पहले मिला हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर वाला फॉसिल, अगर वो हम बोल रहे हैं कि भाई ये 2000 ईयर्स पुराना है, ये 2000 ईयर्स पुराना है, चलो ठीक है ये 2000 ईयर्स पुराना है, लेकिन अब जो डायनासोर्स होंगे वो डायनासोर्स कितने पुराने होंगे? एटलीस्ट 2000 से तो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ये उनसे पहले से है। तो मतलब हम अप्रोक्स मान लेते हैं कि ये क्या है, ये 3000 ईयर्स पुराने हैं। अब जो इनवर्टेब्रेट्स है वो और कितने पुराने होंगे? वो तो उससे भी ज्यादा पुराने होंगे हमारे लिए, तो हो सकता है कि वो 4000 ईयर्स पहले के हो। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा फॉसिल जो है वो कितना पुराना है और कौन सा फॉसिल जो है वो नया है, कौन सा फॉसिल जो है पुराना भी नहीं है, नया भी नहीं है और मिड में कहीं पे होगा। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये हुआ हमारा रिलेटिव मेथड, जिसको कि हम रिलेट कर सकते हैं किससे? डिग करते करते अकॉर्डिंग टू द लेयर्स हम बता सकते हैं कि जो टॉप मोस्ट लेयर होगी वो सबसे नई है, उसके नीचे वाली लेयर जो है वो उससे पुरानी है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे ही ज्यादा पुरानी है। सो इफ वी डिग इनटू द अर्थ एंड स्टार्ट्स फाइंडिंग फॉसिल, it is reasonable to suppose that the fossils we find closer to the surface area more recent than the fossils we find the deeper layer. Obviously more recent कौन होगा? सबसे ज्यादा नया कौन होगा? जो हमें सबसे पहले मिल जाएगा। मतलब जो हॉर्स लाइक स्ट्रक्चर है जो हमें सबसे पहले मिला था वो क्या है? वो सबसे ज्यादा पुराना, सबसे ज्यादा नया फॉसिल है। सबसे ज्यादा नया फॉसिल है वो पुराना नहीं है। उसके पुराने और भी बहुत है, उससे पहले बहुत सारी ऐसी जनरेशंस थी जो आई थी और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आए थे। चलिए, द नेक्स्ट मेथड इज यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करके भी हम बता सकते हैं। यूरेनियम का यूज करके हम बता सकते हैं कि वो यूरेनियम कितना पुराना है, तो वो फॉसिल कितना पुराना होगा। चलिए, द एज ऑफ अ फॉसिल इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम प्रेजेंट इन द रॉक। जो रॉक्स थी, जो सैंड थी जिसकी वजह से रॉक बनी थी, उस रॉक के अंदर कितना यूरेनियम प्रेजेंट है ये हम देख के बता सकते हैं कि जो हमारा फॉसिल है वो कितना ज्यादा पुराना है। मतलब यूरेनियम की क्वांटिटी को देख के
अगर सपोज कोई फॉसिल है, उसमें अगर कोई एक्स यूरेनियम है, तो उससे पहले वाले फॉसिल में क्या होगा, यूरेनियम हो सकता है कि कम हो। अब कम है इसका मतलब यूरेनियम हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा ही होगा ना, पहले से अगर है तो ज्यादा होगा। अब जब इससे ज्यादा होगा, अभी नीचे वाले जो फॉसिल्स है उनके अंदर थोड़ा वो ज्यादा होगा। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा फॉसिल जो है वो पहले आया है और जो कौन सा फॉसिल है जो बाद में आया है। किससे बताएंगे, तो यूरेनियम की क्वांटिटी को देख के बता सकते हैं। एक जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम, उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा फॉसिल है जो पहले आया है और कौन सा ऐसा फॉसिल है जो बाद में आया है। और उसी के अकॉर्डिंग हम उस फॉसिल की एज भी बता सकते हैं कि ये कितने साल पुराना है, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स ये पुराना है। द नेक्स्ट मेथड इज कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग भी रेडियो एक्टिव मेथड के जैसा ही है। जैसा कि हम यूरेनियम के बारे में पता करते हैं, वैसे ही हम कार्बन डेटिंग से भी बता सकते हैं कि हमारा जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। तो ये किसका फॉसिल लग रहा है वैसे आपको, कार्बन डेटिंग तो हम पढ़ेंगे, ये किसका फॉसिल दिख रहा है वैसे आपको, ये फिश का फॉसिल लग रहा होगा आपको, क्योंकि फिश जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है हमें कि भाई हमारे पास आज की डेट में फिश देखी है हमने, तो ये फिश जैसा स्ट्रक्चर है, हो सकता है ये फिश का एंसेस्टर हो। चलिए, कार्बन डेटिंग। कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर कंटेन्स अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन C14। देखो, कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है उसके अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, भले ही वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज नहीं करते, बट स्टिल कार्बन तो प्रेजेंट है। भले ही वो कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया, भले ही वो फैट में कन्वर्ट हो गया, चाहे वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल इट वॉज प्रेजेंट। जितना वो प्रेजेंट होगा ना, उसकी क्वांटिटी को देख के भी, उस कार्बन की क्वांटिटी को देख के भी हम बता सकते हैं कि हमारा जो फॉसिल है वो कितना ज्यादा पुराना है। और जो जितना ज्यादा पुराना होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर उसी के बेस पे हम बताएंगे कि अच्छा ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो फॉसिल है जिस ऑर्गेनिज्म का है, वो ऑर्गेनिज्म इस पुराने वाले फॉसिल से इवॉल्व हुआ है। क्यों? हो सकता है उसके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज आपको नजर आ रही हो, उसका फॉसिल देख के ही आपको कुछ सिमिलैरिटीज नजर आ रही हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कौन सा फॉसिल जो है कितना पुराना है और कौन से फॉसिल से, कौन से ऑर्गेनिज्म से जो है हम इवॉल्व हुए हैं। चलिए, आई होप कि आपको इवोल्यूशन के बारे में अब समझ में आ रहा होगा एक्चुअली इवोल्यूशन होता क्या है और किस तरह से हम देख सकते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम मशीन। हमारे पास टाइम मशीन नहीं है कि हम जाके देख आएंगे, तो हमें ना इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फॉसिल्स को ढूंढना पड़ता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हम जो है कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। इसका मतलब है इतनी मेहनत का नतीजा जो है वो आपको देना है और पढ़ना है इसके बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच।